नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एनजीओ या ट्रस्ट की आईटीआर फाइल करेंगे। हाँ जी दोस्तों, एनजीओ या ट्रस्ट की आईटीआर जो सेक्शन 11 उसका क्लेम लेना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे आईटीआर 7 के अंदर ट्रस्ट या एनजीओ की आईटीआर को फाइल करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको डाउनलोड पे जाना है और यहाँ पे आईटीआर 7 की यूटिलिटी है, एक्सेल बेस यूटिलिटी होगी। ये देखो, ये यूटिलिटी है, इसको कर लेना डाउनलोड। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। देखो, ये डाउनलोड कर रखा है और मैं यहाँ से इसे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ और ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से एनेबल एडिटिंग पे क्लिक कर लेना। शायद इसमें लॉक लगा हुआ है तो राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़, अनलॉक, अप्लाई, ओके। एनेबल कंटेंट पे क्लिक करेंगे, ओके हो गया। और ये असेसमेंट ईयर की 23-24 की आईटीआर है जो हम लोग फाइल करेंगे। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आता है। एक बात का खास ध्यान रखना, जो सेक्शन 11 के एग्जेम्पशन का क्लेम लेना चाहते हैं, ठीक है, सेक्शन 11 में जो एक्सपेंसेस इन्होंने किया है ट्रस्ट के अंदर, यहाँ पे क्लेम लेना चाहते हो सेक्शन 11 के एग्जेम्पशन का, तो आपको आईटीआर ड्यू डेट से पहले फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। नॉन ऑडिटेड केस है तो 31 जुलाई, और ऑडिटेड केस है तो उसकी डेट जो होती है वो ऑडिट की रिपोर्ट की 30 सितंबर और आईटीआर की 31 अक्टूबर तक की होती है। ऑडिट रिपोर्ट एक महीने पहले जाएगा, मतलब पहले ऑडिट रिपोर्ट जाएगी फिर आईटीआर जाता है, ठीक है। तो अगर ट्रस्ट या एनजीओ की आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, सेक्शन 11 का एग्जेम्पशन का क्लेम लेना है, तो ड्यू डेट का ध्यान रखना, ड्यू डेट से पहले फाइल करना होगा, ठीक है। देखो, ट्रस्ट और एनजीओ के अंदर बहुत सारे कंप्लाइंसेस फॉलो करने पड़ते हैं। ट्रस्ट और एनजीओ के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना होता है। जो एटीजी का बेनिफिट आगे पास कर रहे हैं उनको डोनेशन स्टेटमेंट फाइल करनी होती है, और डोनेशन स्टेटमेंट पे 200 रुपये पर डे के हिसाब से लेट फीस भी अगर फाइल नहीं करोगे तो, साथ ही साथ आईटीआर फाइल करनी होती है। तो ये कंप्लाइंसेस करना होता है ट्रस्ट और एनजीओ को। नहीं करेंगे तो भारी पेनल्टी और लेट फीस लग सकती है। और दोस्तों, अगर आप ट्रस्ट या एनजीओ के लिए पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कराना चाहते हैं, ऑडिट कराना चाहते हैं, डोनेशन स्टेटमेंट फाइल कराना चाहते हैं, तो हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे आईटीआर 7 फाइल करेंगे। देखो, यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो प्रीफिल डाटा। प्रीफिल डाटा कैसे डाउनलोड करते हैं, मैंने अभी अपनी चैनल पे लेटेस्ट वीडियो डाली है आईटीआर 3 फाइलिंग की, वहाँ बताया है कि कैसे प्रीफिल डाटा डाउनलोड होता है। उसको डाउनलोड करना है और यहाँ इंपोर्ट करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस ट्रस्ट की आईटीआर ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी है, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे करना होता है। तो यहाँ पे उसी फाइल को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट जेसन पे जाके उस फाइल को ले लेता हूँ। इंपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा। और एक खास बात और बता दूं, ऐसे ट्रस्ट या एनजीओ जिन्होंने 12A का रजिस्ट्रेशन लिया है, एटीजे का रजिस्ट्रेशन लिया है और 3 साल वाला अप्रूवल मिला है आपको, तो एक्सपायर होने के बाद जो उनकी वैलिडिटी है, उसके एक्सपायर होने के 6 महीने पहले ही आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है। अगर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिला है आपको तो फिर से एक रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है, और 5 साल के लिए वो आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, यानी 5 साल बाद आप रिन्यूअल कराएंगे। पहली बार लिया है तो 3 साल के लिए अप्रूवल मिला होगा आपको, और वो अप्रूवल 3 साल का जो टाइम है, 6 महीने पहले ही आपको नए रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एज़ पर इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग। फिर आपको 5 साल वाला अप्रूवल मिल जाएगा ट्रस्ट के केस में, एनजीओ के केस में, ठीक है, 12A का और एटीजी का। तो अगर आप उसकी भी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो दोस्तों, ये कर लिया इंपोर्ट। पहला आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मैं आपको पब्लिकली दिखा नहीं सकता, ये यूट्यूब गाइडलाइंस के अगेंस्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आता है 12A के रजिस्ट्रेशन की डिटेल देनी होती है। अगर आपने 12A का रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो उसकी डिटेल दोगे। सो यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है सेक्शन। तो आईटीआर जो फाइल कर रहे हैं हम आफ्टर ड्यू डेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ड्यू डेट जो है वो ख़त्म हो गई है और ऑडिट का केस नहीं है इसके अंदर।
तो 31 जुलाई होती है इसकी ड्यू डेट, तो ख़त्म हो गई है, तो इसमें अपन हम ये लेंगे आफ्टर ड्यू डेट। वो सेक्शन 11 के अंदर यहाँ पे हम लोग इसका एग्जाम्पशन ले रहे हैं, ठीक है। 139(4)A आएगा आफ्टर ड्यू डेट के लिए, और सेक्शन 11 का एग्जाम्पशन ले रहे हैं, तो सेक्शन 11 ले लिया। सो दोस्तों ये ले लिया, लेकिन ध्यान रखना ड्यू डेट के बाद सेक्शन 11 का एग्जाम्पशन मिलता नहीं है, इसलिए ड्यू डेट से पहले फाइल करना होगा। मैंने ऑलरेडी फाइल किया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे प्रिपेयर करना होता है ITR 7 NGO और ट्रस्ट के केस में। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस आता है, फिर उसके बाद पूछता है कि क्या अनलिस्टेड इक्विटी शेयर को हेल्ड किया हुआ है, नहीं, नो। कोई चैरिटेबल प्रोजेक्ट या इंस्टीट्यूशन रन किया है, नहीं, नो। कोई अदर एनी चेंज है ऑब्जेक्ट एक्टिविटीज़ के अंदर, नहीं, कोई भी चेंज नहीं है। फर्स्ट रिटर्न है आपकी, नहीं, फर्स्ट रिटर्न नहीं है। ऑडिट की इन्फॉर्मेशन में पूछता है, ऑडिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, क्या आप ऑडिट के लिए लायबल है, नहीं, ऑडिट के लिए लायबल नहीं है, नो। किसी और एक्ट के अंदर ऑडिट के लिए लायबल है, नहीं, नो। और उसके बाद नीचे जो आती है यहाँ पे डिटेल, वो ऑथर की, फाउंडर की, ट्रस्टी की, सेटलर की या मेंबर की आती है डिटेल, ठीक है। तो पहले तो मैं जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाली टेबल है इसको करूँगा वैलिडेट। 26A में पार्ट A के अंदर सेलेक्ट करना है सीरियल नंबर 26 23, हाँ, वेदर एनी 22nd प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 23C, ये एप्लीकेबल नहीं है हमारे लिए, नो कर देते हैं। उसके बाद इसको करेंगे वैलिडेट, ओके हो गया। PI ऑडिट की इन्फॉर्मेशन बता दिया हम लोगों ने, ओके करेंगे, ये भी ओके हो गया। आगे आ जाते हैं, डिटेल ऑफ अकाउंट एक्यूमुलेशन सेट पार्ट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 11 सबसेक्शन 2, तो इससे रिलेटेड भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है एक्यूमुलेशन की। AI की बात करें तो एक्यूमुलेशन इनकम के ऊपर जो टैक्स लगा है उसकी डिटेल जाती है, तो ये भी नहीं है हमारे लिए। शेड्यूल D की बात करें, डिटेल ऑफ डीम्ड एप्लीकेशन, जो डीम्ड एप्लीकेशन है उसकी डिटेल देनी होगी। डीम्ड अप्लाइड कितना है, रीजन ऑफ डीम्ड एप्लीकेशंस, ये सब देनी पड़ेगी, तो ये भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल D है, डिटेल ऑफ एक्यूमुलेशन इनकम टैक्स। एक्यूमुलेशन इनकम टैक्स है आपका अर्लियर असेसमेंट ईयर का, जो कि सेक्शन 11 सबसेक्शन 1B के अकॉर्डिंग है, उसकी डिटेल जाएगी, ये भी नहीं हमारा। सो दोस्तों उसके बाद आएंगे शेड्यूल J पे। शेड्यूल J पे कॉर्पस की डिटेल आती है। कॉर्पस की डिटेल का मतलब हो गया, यहाँ पे कॉर्पस का मतलब हो गया एक तरह से फंड का, मतलब फंड से रिलेटेड हो गया कि आपने इकट्ठा करके कोई अमाउंट रखा हुआ है, तो जो फंड अमाउंट है, जो अमाउंट आपने रखा हुआ है एज अ कॉर्पस माना जाता है। जैसे अगर आप प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट को करते हो, जो कैपिटल अकाउंट होता है, तो वो कैपिटल होती है कि इतना पैसा बिजनेस में लगाया है, तो जो कॉर्पस फंड है वो भी यहाँ पे एक तरह से कैपिटल है। और मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखा रखा, देखो ये है कॉर्पस, ठीक है, ये हमारा ओपनिंग था। ये ड्यूरिंग द ईयर जो कॉर्पस बचा, मतलब जो डोनेशन रिसीव हुआ और उसमें से ये एक्सपेंसेस लेस होने के बाद इतना मेरे पास बैलेंस बचा, ये सीधा जाके फंड में जाके ऐड होता है, जो कि टोटल कॉर्पस मेरा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ये है शेड्यूल J, यहाँ पे हमारा ओपनिंग था, जैसे कि बैलेंस शीट में मैंने आपको दिखाया, ये देखो ये ओपनिंग, ठीक है ना, ये ओपनिंग आ गया। ड्यूरिंग द ईयर ये डोनेशन रिसीव हुआ, इसमें से ये एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, ये बैलेंस बच गया जो मेरे कॉर्पस में जाके ऐड हुआ, मतलब फंड अकाउंट में जो कैपिटल अकाउंट है वहाँ जाके ऐड हुआ था, टोटल ये आ गया। इसी प्रकार से यहाँ देखोगे तो देखो ये ड्यूरिंग द ईयर मैंने टोटल जो है ये इन्वेस्ट कर दिया, कहाँ, डिपॉजिट कर, ये इन्वेस्ट कर दिया, फंड में रख दिया ये पैसा कि हाँ मेरे पास ये फंड में है। कैश और बैंक दोनों है, ध्यान रखना, कैश और बैंक जो है वो दोनों है। तो यहाँ पे लिखा है टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड या डिपॉजिट बैक इनटू टू कॉर्पस, तो कॉर्पस में ये डिपॉजिट हो गया 62,938, ये वाला अमाउंट, ये देखो डोनेशन जो रिसीव हुई उसमें से ये वाला अमाउंट कॉर्पस में जाके ऐड हो गया यहाँ पे ये, तो 69,809 टोटल कॉर्पस फंड जो है मेरे पास आ गया। क्लोजिंग बैलेंस कॉर्पस का ये हो गया। इसके बाद आती है बैलेंस शीट की डिटेल। तो बैलेंस शीट की डिटेल के अंदर बात करें तो यहाँ पे
देखो सबसे पहले जो कॉर्पस है उसकी डिटेल जाएगी। कॉर्पस कहाँ पे है, ये रहा, ये देखो कॉर्पस फंड, कैपिटल अकाउंट वाला कॉर्पस फंड होता है हमारा, तो ये आ गया। इसके अलावा बात करें तो ये अदर करंट लाइबिलिटी है 3200 रुपये की, जो कि आगे आएगी। उससे पहले है यहाँ पे एसेट्स की डिटेल। तो एसेट्स में यहाँ पे आ जाओ, ये कैश इन हैंड है, ये देखो ये आ गया कैश इन हैंड। इसके अलावा ये है बैंक बैलेंस, ये है बैंक बैलेंस, ये अदर एसेट्स है, ये अदर एसेट्स आ गया। इसके अलावा 3230 रुपये का एडवांस है, 3230 का एडवांस है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये आ गया 3200 रुपये जो अदर करंट लाइबिलिटी है, ये देखो अदर करंट लाइबिलिटी 3200 रुपये। तो टोटल जो बैलेंस शीट का एसेट साइड है और लाइबिलिटी साइड है वो इक्वल होना चाहिए, जो कि हमारा है। आगे आता है शेड्यूल रिकन्सिलेशन। यहाँ पे आपको रिकन्सिलेशन देना होता है, जो शेड्यूल जे में कॉर्पस दिया और जो बैलेंस शीट में कॉर्पस दिया वो बराबर होना चाहिए। तो शेड्यूल जे का जो कॉर्पस है वो यहाँ पे 69809 का है और बैलेंस शीट में भी यही है, सेम है, तो डिफरेंस 0 है। देखो शेड्यूल जे में ये क्लोजिंग है कॉर्पस का, बैलेंस शीट में भी यही क्लोजिंग है ये। तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन देना होता है, फ़र्क होता है तो बताना होता है क्या फ़र्क है। सो दोस्तों ये शीट हो गई हमारी, ओके है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड जाएगी इन्फॉर्मेशन, हमारी नहीं है, ओके कर दिया, आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल टी इलेक्ट्रल ट्रस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है ये, तो ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, ओके कर दो, आगे बढ़ते हैं। AI एग्रीगेट ऑफ इनकम ड्राइव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सक्लूडिंग वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूशन, तो इस तरह की डिटेल भी नहीं है हमारी, ओके करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अमाउंट अप्लाइड, देखो ये हमने अमाउंट अप्लाइड किया, अप्लाइड मीन्स खर्च किया, ये देखो बैलेंस शीट्स के अंदर देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये खर्च किया हमने, ये देखो ये हमने रिलीजियस पर्पस के लिए गरीब लोगों की मदद करी, यहाँ पे मेडिकल रिलीफ दिया, जनरल पब्लिक की सेवा करी, बाकी अदर एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंस ये किया, जिसमें से ये हमने एक्सपेंस को पूरा करने के लिए कहाँ से पूरा किया, डोनेशन जो रिसीव हुआ उससे हमने ये एक्सपेंस खर्च किया, ठीक है। तो इसकी डिटेल यहाँ पे इस प्रकार से जाती है, ठीक है। तो ये भी ओके हो गया। जो ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट था उसको करने के लिए हमने इतना एक्सपेंसेस किया है। अभी VC में आता है वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन, तो जो हमने वॉलंटरली डोनेशन रिसीव करी है उसकी डिटेल 174,720 टोटल ये आ गया, ये देखो कॉर्पस अदर देन अबव, ठीक है। वैलिडेट पे क्लिक किया। शेड्यूल IE की डिटेल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट की डिटेल, जो लोग सेक्शन 1021 के अंदर यहाँ पे और बाकी जो अदर सेक्शंस है इसका बेनिफिट ले रहे हैं, एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं, उनको देना है, हमारे लिए नहीं है। ओके करो, आगे बढ़ो। ये भी सेम वही है, ओके करो, आगे बढ़ो। ये 3 भी यही है सेम, ओके करो। 4 भी सेम यही है, ओके करो, आगे बढ़ो। और उसके बाद हम आएंगे सीधा हाउस प्रॉपर्टी वाले पे। तो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम भी नहीं है हमारी, इसको भी ओके किया, वैलिडेट किया, आगे बढ़ेंगे। कैपिटल गेन से रिलेटेड इनकम पूछ रहा है, तो कैपिटल गेन से रिलेटेड इनकम भी नहीं है हमारी कोई, तो इसको भी वैलिडेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। OS मीन्स हो गया अदर सोर्स इनकम। अदर सोर्स इनकम कोई बनी है नहीं, हमारी कोई इनकम अदर सोर्स की नहीं बनी है। VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की कोई इनकम बनी है, ये भी नहीं हमारी। वैलिडेट करो, ओके बढ़ करो, आगे बढ़ो। जर्नल OA की डिटेल्स, इससे भी रिलेटेड हमारी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आगे बढ़ो। BP बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई रिलेटेड इनकम बनी है नहीं, ये भी नहीं है। कोई कैरी फॉरवर्ड ये लॉसेस है या करंट ईयर का कोई लॉस है जो इनकम में सेटअप हुआ है नहीं, इस तरह का कोई नहीं है हमारा। PTI पास थ्रू इनकम कोई है तो वो देंगे, वो भी नहीं हमारा। शेड्यूल SI स्पेशल रेट कोई इनकम है तो उसकी डिटेल ये नहीं है हमारी। सेक्शन 115 TD से रिलेटेड कोई इनकम बनी है तो उसकी डिटेल ये भी नहीं है हमारा। स्पेसिफाई इनकम है सेक्शन 115 BBI के अंदर सर्टेन इंस्टीट्यूशंस का, ये भी नहीं है हमारा। आपके आगे बढ़ो। कोई इनकम है आपकी आउटसाइड इंडिया की और कोई टैक्स रिलीफ है उससे रिलेटेड, तो वो ये भी नहीं है। टैक्स रिलीफ है कोई आउटसाइड इंडिया का जो टैक्स पे किया है उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ये भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फॉरेन एसेट्स या कोई इनकम जो उस एसेट से बनी है तो नहीं, इस तरह की कोई डिटेल नहीं है।
शेयर होल्डिंग अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में, अनलिस्टेड इक्विटी कंपनी में अगर शेयर होल्डिंग है उसकी डिटेल। स्टेटमेंट ऑफ इनकम, ये भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टीआई की बात करें तो टैक्स पेमेंट की डिटेल, कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स है तो उसकी डिटेल, ये भी नहीं हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। कोई टीडीएस की डिटेल, टीसीएस की डिटेल, तो ये टीसीएस वाला भी नहीं हमारे लिए और ना ही हमारे लिए टीडीएस वाला है, ठीक है। ना कोई टीडीएस कटा है ना टीसीएस कटा है। आपका कटा है तो आप उसके अकॉर्डिंग भर लेना। फिर आता है वेरिफिकेशन की डिटेल जो आपको भरनी होगी, तो वेरिफिकेशन वाले भी दे दिया मैंने, जिसमें नाम, फादर नेम और यहाँ पे पैन नंबर और प्लेस आता है, ठीक है। तो ये भी दे दिया, ओके कर दिया। होम पे आएंगे, अब पीआई पे जाके अब सीधा कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे। डू यू हैव एनी एसेट्स, शीट पार्ट टीबी आईटी इज़ मैंडेटरी। चलो देख लेते हैं। इसमें पूछता है कोई आपकी एसेट्स है, आपने कोई एसेट्स हेल्ड किया हुआ है, तो भाई हमारे लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं है ये, इसको नो करो यहाँ से। वैलिडेट करते हैं, ओके हो गया। होम पे आ गया, होम पे आके पीएल कैलकुलेट टैक्स, ठीक है। कैलकुलेट टैक्स पे हो गया। हमारा कुछ टैक्स बनेगा ही नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे सेक्शन 11 का एग्जेम्पशन क्लेम किया है। तो यहाँ पे देखोगे आप स्टेटमेंट ऑफ इनकम के अंदर कोई भी टैक्स बना नहीं है हमारा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन इनकम, ये देखो ज़ीरो है, कोई भी टैक्स नहीं बना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 11 का एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं हम लोग। और मैंने ये आइडिया ड्यू डेट पे पहले ही फाइल कर दी थी, ठीक है। तो मैंने जो फाइलिंग सेक्शन आता है उसमें लिख दिया है रिवाइज रिटर्न और उसके एक्नॉलेजमेंट को डाल दिया। अब आफ्टर ड्यू डेट करोगे तो सेक्शन 11 का एग्जेम्पशन मिलता नहीं है जनरली। जब आईटीआर प्रोसेस करते हैं ऑफिसर तो उसको डिसअलाउ भी कर देते हैं। ये हो गया। अभी सीधा आते हैं सिंपल होम पे, पीआई इन्फॉर्मेशन जनरेट जियोशन पे क्लिक करेंगे, जियोशन फाइल को बनाएगा ये देखो समरी आ गई। अभी सेव जियोशन पे क्लिक करके जियोशन फाइल को सेव करना है। सो दोस्तों जियोशन फाइल सेव हो गई है, ठीक है। और जहां हमने इस ITR 7 वाली यूटिलिटी को सेव किया था वहीं जाके सेव हो गई है। बस आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ आएंगे, लॉगिन करेंगे। सो दोस्तों आएंगे इनकम टैक्स पोर्टल पे, जैसे कि मैंने यहाँ कर लिया लॉगिन। उसके बाद करना क्या है, फाइल पे आना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है। असेसमेंट ईयर 23-24 ऑफलाइन ले लिया, यहाँ से लेंगे ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और देखो ड्यू डेट के बाद फाइल करोगे तो बिलेटेड रिटर्न लोगे, रिवाइज कर रहे हो तो रिवाइज लोगे, ओरिजिनल कर रहे हो तो ओरिजिनल। ऑडिटेड नहीं है, यहाँ से ITR 7 ले लिया, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ जियोशन फाइल को अटैच कर देंगे। फिर वेरिफिकेशन कर देंगे, DSC या EVC OTP के जरिए आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आप ट्रस्ट या NGO की ITR को प्रिपेयर करोगे और फाइल करोगे। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।